Hello everyone, welcome to the new world with IITian Thinking and this is the best guest paper for NEET 2026। ये उस लेवल के क्वेश्चन है जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर देंगे आपका। और लगभग ये 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री को ही पूरा कवर करने वाले हैं। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ एक्सेप्शनल, सब कुछ कवर्ड है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आई गारंटी कि पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलते जुलते आने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट 2025 में हमने ऐसा कर दिखाया है ऑलरेडी, जो कि प्रूफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लो। आप अगर हमें फॉलो कर रहे हो, इसे देख रहे हो, तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमें देख सकते हो। और अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है तो ही फॉलो करो आप, लेकिन ज़रूर एक बार देखो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हो। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। गेस पेपर 2 है ये, पहले क्वेश्चन से। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर नोड, रेडियल नोड, इन सब की बात कर रहा है क्वेश्चन। आप पढ़ो अच्छे से। मैच द ऑर्बिटल लिस्ट सेकेंड को मैच कराना है विद द प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे ऑल ऑफ विच हैव वैल्यू 0, मतलब चाहे वो एंगुलर नोड हो, रेडियल नोड हो, वो 0 आता है तो उसी को मैच करना है। तो फिलहाल एंगुलर नोड, रेडियल नोड होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो एक चीज़ याद रखना, ध्यान से देख। जो रेडियल नोड होता है, अब ये क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें सारे जो रेडियल नोड, एंगुलर नोड है, वो सब कुछ कवर हो गए। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। उसके बाद होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? केवल एल होता है। और उसके बाद होता है टोटल नोड। तो दोनों को ऐड कर दो, n माइनस एल माइनस 1 और प्लस एल आता है, तो ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा और टोटल नोड आ जाएगा n माइनस 1। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, A B C। आइए अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? नंबर ऑफ एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं। पहला है नंबर ऑफ एंगुलर नोड AN लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंगुलर नोड निकालने जा रहे हैं 4F के लिए। तो 4F के लिए निकालोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4 है। n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू जो हो जाएगी, l की वैल्यू f के लिए जो होता है वो होता है 3 होता है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, ये बेसिक क्वांटम नंबर में पढ़ाया जाता है। l बराबर होता है 0 1 2 3 S P D F। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता है, वैसे मैं ऑलरेडी 0 से ही एक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप गेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो S के लिए 0, L की वैल्यू, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है, तो इसलिए हमने लिख लिया। अब एंगुलर नोड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीधी सी बात है, आप बोल सकते L की वैल्यू जो 3 है वही एंगुलर नोड हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। लेकिन रेडियल नोड भी निकाल लो, तो रेडियल नोड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1 और n की वैल्यू आपके पास 4 है, l की वैल्यू 3 है माइनस 1, तो ये आ गया 0। हाँ, रेडियल नोड तो आ गया 0 भाई यहाँ पे 4F के लिए। चलो ऐसे 3D के लिए भी निकाल लेते हैं फटाफट, सब कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। तो 3D के लिए निकाल, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 2। तो देखो रेडियल नोड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1 जो कि आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। चलो ये तो बढ़िया है। एंगुलर नोड निकालो, एंगुलर नोड तो 2 आ जाएगा। हाँ, रेडियल नोड तो चलो भाई आ गया, इसमें भी 0 आ गया। चलो 2P के लिए निकालते हैं। n की वैल्यू आ जाएगी 2 और l की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे रेडियल नोड निकालो, अब फटाफट निकालो। 2 माइनस 1 माइनस 1, ये भी आ गया 0। और एंगुलर नोड निकालोगे तो l की जो वैल्यू है एंगुलर नोड हो जाएगा। उसके बाद 2P भी हो गया, 2S निकाल लेते हैं। चलो फटाफट 2S निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू S के लिए 0। तो रेडियल नोड अपने पास आ जाएगा n माइनस एल माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 और एंगुलर नोड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। और 1S के लिए निकालेंगे, 1S भी गिवन है, n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0।
तो रेडियल नोड अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये अपने पास आ गया 0, और एंगुलर नोड तो अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक लौता ऐसा केस है 1s वाला जहाँ पे रेडियल नोड भी 0 आ रहा है, एंगुलर नोड भी अपने पास 0 आ रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यही तो है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, टोटल थर्ड वाले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड कौन से वाले में इक्वल आ रहा है, यस और टी वाले में आ रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर, ये थर्ड वाला था, ये 1s वाला आ जाएगा, समझना। और कौन सा, और अगर आप नोटिस करोगे एजुमुथल, लास्ट वाला क्या बोला था, एजुमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, फोर्थ वाला समझना। तो अगर मैं बोलूँ एजुमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजुमुथल स्पेलिंग मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, है ना, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा क्वांटम नंबर, अगर अपने पास चाहे 2s हो चाहे 1s हो, s के लिए हमेशा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसमें भी ये सेम आ जा रहा है फोर्थ। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो अपने पास नंबर ऑफ एंगुलर नोड आ रहा है, यहाँ पे एंगुलर नोड मतलब यहाँ पे हमारे पास s और t में, s और t मतलब 2s और 1s में सेम आ रहा है भाई। ठीक है, देखो एंगुलर नोड यहाँ भी 0 है, मतलब 1s में, और 2s में भी अपने पास ये l ही तो एंगुलर नोड होता है, वो भी 0 आ जा रहा है। ठीक है, सिंपल। और रेडियल नोड तो अपने पास इकलौता ऐसा है जो सब में, देखो इसमें रेडियल नोड कितना आया था निकाल, इसमें 0 आया था, फर्स्ट में भी 0 आया था रेडियल नोड मतलब 4f वाले में, इसमें भी रेडियल नोड 0 आया था। ठीक है, इसमें भी रेडियल नोड 0 आया था, और हाँ मतलब इसमें भी आया था, और 2s वाले में रेडियल नोड नहीं आया था, लेकिन अपने में कौन सा आया था, इसमें रेडियल नोड 0 आ गया था 1s वाले में। तो मतलब PQRT वाले में आया था, यस वाले में नहीं आया था रेडियल नोड, ये ध्यान से देखना। तो ये करेक्ट हो गया, बस 2 ऑप्शन मिल गए, बाकी तो और किसी में ऐसा है नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो देखा, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मतलब नीट में तो कुछ एक पूछ लेगा, देखो मैंने इसमें सब कुछ इसलिए कवर किया, नीट में केवल एक दे देगा, तो छोटा सा इतू सा बताएगा, बोलेगा 2s में बताओ रेडियल नोड क्या होगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मैंने कवर कर लिया सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये बढ़िया सा। तो देखो ये वाला सवाल कैसे लगेगा, एनर्जी जब भी आपसे पूछता है तो एनर्जी क्या होता है, -13.6 हम जो डिराइव करते हैं बोहर ऑर्बिट के लिए, n², है ना, सिंपल ये होता है। ये जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट एटम में होता है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है z² अपॉन इन्वर्स है n² के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दो किसके लिए पूछा था, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब E2, और क्या पूछा था, एटम, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, तो E4 है ना, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए पूछा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, और z भी अपने पास सेम ही रहना है, तो n1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्वर्स में था तो n4 है ना, तो मतलब ठीक है, यहाँ पे n4 का स्क्वायर, और ये क्या है, ये सेकेंड बोहर ऑर्बिट है, सेकेंड का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं। देखो गिवन है, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट गिवन है, कितना गिवन है, -328 किलो जूल, है ना, और यहाँ पे 4 के लिए पूछा था, और ये कितना हो जाएगा फोर्थ के लिए, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट का 4 का स्क्वायर कर दो, फोर्थ ऑर्बिट है, सेकेंड का स्क्वायर कर दो, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × 4 तो ये कैंसिल हो गया, और E4 बराबर क्या हो जाएगा, E4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -328, और ये अपने पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -82 किलो जूल में ले रहे थे, तो आंसर किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपको ये याद रखना था यहाँ पे, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा होगा बढ़िया सा। कोई कहेगा सर यूनिट क्यों नहीं बदला, भाई कोई मतलब ही नहीं था, आंसर इसमें आ रहा था, हमें इससे मतलब था, बस रख लिया, है ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
मतलब कैंसिल क्या, सिंपल था, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो मोल इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, है ना, एन है, यही पढ़ा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, चलो पहले ऑप्शन में निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल निकाल लो, मोल इंटू एन हो जाएगा, और मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट रख लो। तो वेट के पहले ऑप्शन में वेट 2.8 है, और मॉलिकुलर वेट अगर निकालोगे CO का तो ऑक्सीजन का 16 12 28 हो जाएगा, और इंटू NA लिख लो तो ये अपने पास आ जाएगा 0.1 NA। ठीक, ये आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी अगर आप मॉलिक्यूल निकालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, मोल क्या हो जाएगा 3.2 लिख लो, वेट अपॉन अब डायरेक्ट लिखते हैं, CH4 का मॉलिकुलर वेट इतना और एवोगैड्रो नंबर, तो ये अपने पास हो जाएगा 0.2 NA। साफ दिख जाएगा कौन सा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला अगर मॉलिक्यूल आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, NH3 का 17 होता है, NA ये भी अपने पास आएगा 0.1 NA हो जाएगा। और डी ऑप्शन अगर आप देखोगे, डी ऑप्शन, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल निकाल लो वैसे ही जैसे निकालते हो, तो ये 3.2 और अपने पास मॉलिकुलर वेट SO2 का 64 हो जाएगा NA, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये मतलब 0.05 NA। तो साफ दिख रहा है मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला हो जाएगा मेरे ख्याल से, AB 0.2 यही हाईएस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है ना। तो ये रहा। तो आई होप ये सारे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और मोल का एक फार्मूला और होता है, जिनको नहीं पता, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। एक फार्मूला और होता है वॉल्यूम अपॉन STP 22.4। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, नीट 2025 का जो पेपर जो हमने विद इन 2 मंथ कंटेंट दिया था वही आया था। पूरा प्रूफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ये नीट 2025 का पेपर टफेस्ट बोला जाता है ना। आप देखो हमने जो पढ़ाया था 2 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वैसा नहीं, वही आया था। मैं बस यही चाहता हूँ अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, तो आपका मेहनत बेकार ना जाए और आप सही जगह पे रहो। देखो है ना, आप कंटेंट देखो और फिर रुको, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे बोला 5 स्टेप स्टडी कराया, ये तो देख लेना आप जाके प्रूफ। पूरा 99% क्वेश्चन वही आए थे। मैंने 5 स्टेप स्टडी कराया था अभी के लिए नीट 2000। सोचो वो तो 2 महीने में मैंने कराया था, तो क्वेश्चन सारे पैटर्न फॉर्मेट मैच हो गए थे। अभी 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है बता देता हूँ जल्दी। फर्स्ट स्टेप है, आपको जो लोग अभी जुड़ रहे हैं पहली बार, जल्दी देख लो क्लासिक 1 शॉट। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो हमारा क्लासिक 1 शॉट है 2-2 1-1 घंटे का लेक्चर, जिसमें 8 से 10 किताबों को मैंने सारे एक्सेप्शन, सारे टू द पॉइंट चीज़ें आसान शब्दों में ला के रख दिया है। ये है क्लासिक 1 शॉट। आप देखोगे एक यूनिक लेक्चर मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने ऐसा GOC ऑर्गेनिक फिजिकल कहीं नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्लासिक 1 शॉट का टारगेट ही होता है हर टाइप के प्रॉब्लम, ऐसा नहीं केवल थियरी पढ़ा दूँ, हर टाइप के प्रॉब्लम विथ एक्सेप्शन, और सारे एग्ज़ाम के PYQ JEE नीट सब कुछ हो जाए। तो ये बहुत ही मैंने मेहनत से बनाया, एक वीडियो बनाने में मतलब है तो 1.5-2 घंटे के, लेकिन 15 दिन 20 दिन लगे हैं, ठीक है। तो और आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, आई प्रॉमिस कि आप ये लेक्चर देख लो, ऑर्गेनिक का भय ख़त्म हो जाए आपको है ना, यू विल फॉल इन लव विथ ऑर्गेनिक। आप कोई भी चैप्टर देख लो, आइसोमेरिज्म 238 पेज का PDF है, 18 पेज का, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। मेरा टारगेट ही होता है कि हम एक बार पढ़ाएं हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन के बाद आप उलझ जाओ। आप जो भी देखो, जितने पॉसिबल केसेस होते हैं सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना। NCERT नीट JEE मेंस एडवांस PYQ सब कुछ ठीक। और हाँ, एडवांस के कम ही होते हैं क्योंकि नीट वाले और JEE वाले के लेवल के हैं। नीट वाले तो भाई पक्का आपके लिए ही स्पेशल है, ठीक है। JEE वाले भी देख सकते। तो क्लासिक 1 शॉट देख लो, अगर कोई चैप्टर रह गया है तो, अगर पढ़े हो तो रहन दो। सुपर 45 देखो, स्टेप 2 है। सुपर 45 में 45 क्वेश्चन जो कि पूरे इंटायर चैप्टर के बराबर होंगे, पूरा आपका क्वेश्चन भी क्लियर। इसके बाद कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। 45 क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा है, पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर हो गए हैं, है ना। कोई भी रैंडम सा चैप्टर मैं ले लेता हूँ मान लो,
और आप उसमें फटाफट ग्रुप में जुड़ जाओ, कॉमन ग्रुप है व्हाट्सअप। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन भी ऐसा होता है ना कि पूरा आपका रिवीजन हो जाए, चैप्टर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा नहीं कि आंसर बता के खत्म। तो ये है सारे चैप्टर हैं, आप देखो। तो सारे चैप्टर हो गए हैं ऑलमोस्ट, आप इसको ज़रूर देखो। उसके बाद अगर आप सुपर 45 कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस और जो पैटर्न फॉर्मेट है क्वेश्चन का इधर से ही आने का है, ठीक है। अगर स्टेप 3 पे एंट्री मारते हो तो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मैंने कराया था, ये वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं आपको, खुद से नहीं करने हैं। सुपर 45 है ना, और उनके कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़े जा रहे हो लिख नहीं रहे हो, थोड़ा लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर लेना। स्टेप 4 है संडे स्पेशल टेस्ट। हाँ, इसके बारे में मैं बता दूं, अभी तो 180 आउट ऑफ 180 ला रहे हैं, और उसमें बता दूं 70% पेपर जेई का मैं बनाता हूँ, है ना। मैं और बॉबी सर कराते हैं मिलके। तो उसमें भाई एक 150 तो नॉर्मल है, सबके हन है, ठीक है। तो वो देखो, आपको सबसे पहले कॉमन ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप और टेलीग्राम। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पर्सनली मैसेज करो तो मेंटरशिप ग्रुप है, ठीक। देखो मेंटरशिप क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर बहुत स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं मेंटरशिप के नाम पे, कोई बात भी नहीं करता ठीक से, ठीक है। तो हाँ, और स्टूडेंट आप भावुक होते हो, है ना, इमोशनल होते हो, आ जाते हो, गर्ल्स तो ज़्यादातर। तो मैंने 200 रुपीज़ का, पहले 99 था, अभी 200 है, बता देता हूँ रीज़न क्यों है। तो 200 है, तो उसमें हम आपको सारे PDF जो भी हमने अभी दिखाए PDF मिल जाएगा। कंटेंट तो फ्री अवेलेबल है पूरा यूट्यूब पे। ये संडे स्पेशल टेस्ट चैप्टर वाइज सब सारे चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसके बाद सारे PDF मिल जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, और 20 फुल गेस्ट पेपर मिलेगा, है ना। 200 तो नाम का है, और उसमें भी कोई बहुत गरीब नहीं है, लिटरली नहीं है तो मत देना। अगर आप अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन 200 दे दोगे तो देखो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और एक ये जेन्युइन बच्चे भी जुड़ पाएंगे, ऐसे फर्जीवाड़े नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो आप जुड़ोगे तो आप एक अलग मज़ा आने वाला है। 1000 लोग हो चुके हैं कॉमन ग्रुप में और 500 मेंटरशिप में, तो आप जल्दी जल्दी से इनरोल हो जाओ, ठीक है। और हाँ, किसी को पर्सनली पढ़ना होगा तो आप मैसेज करना हमें, ठीक है, वहीं पे। तो हम वो भी कोशिश करेंगे, है ना। कुछ चार्जेस लेंगे और हम पर्सनली पढ़ाएंगे, आपको गाइड करेंगे। और जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, अगर आप सोचो अभी से सही जगह पे आ जाओगे, सही ट्रैक, सही प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अच्छा होगा। और हम आगे आने वाले भविष्य में सोच रहे हैं तो हम ही पढ़ा देंगे पूरा। अभी तो हम लास्ट टाइम पे जो करते हैं, है ना, फिर भी हम अच्छा कर जाते हैं। तो हम पूरा अभी 1 साल पहले से सोचो प्रिपरेशन कराएंगे, तो ये अलग ही तबाही मच जाएगा। 180 आएगा, जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। अभी आएंगे 180 और 20 केस पेपर दे देंगे, है ना। 5 तो नॉर्मली आएगा एटलीस्ट, और टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन, ये स्टेप 5 है, ठीक है। तो आई सजेस्ट मेंटरशिप ग्रुप आप फटाफट ज्वाइन कर लो, और आप ये 180 160 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो। चलो आओ देखते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं कोई गुमराह नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 0 पे हो और आप 500 या 400 ला लोगे। देखो ये पॉसिबल तभी है डियर, कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है, 1 साल से। आप ये सोचो लास्ट 2 मंथ में हाउ टू स्कोर 160 मार्क्स इन लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ये पॉसिबल नहीं है। सुनने में अच्छा ज़रूर लगता है, लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, वीडियो डालते हैं, आप वहाँ भागते हो। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मिनिमम शॉर्टकट था वो मैंने दे दिया है, इतना दे दिया है। अगर आपने सच में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको देख लो, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहे, स्कैम होते हैं। और हाँ, आपका मन थोड़ा निराश होगा, हताश होगा, है ना। हारना नहीं है, लगना है ना। कल को जो स्टॉक में जाओगे, कहीं जाओगे तो क्या बताओगे स्ट्रगल लाइफ, कुछ तो होनी चाहिए ना। तो लड़ो यार बढ़िया से, है ना, कुछ तो होना चाहिए। हॉस्टल जाओगे, कुछ तो गप्पे मारने के लिए होनी चाहिए स्ट्रगल, ठीक है। तो पढ़ो, ये कल को अच्छा लगेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आओ देख लेते हैं। पहला हम लिखते हैं Cr क्रोमियम का कंपाउंड है वाटर के साथ, तो ये 3+ है। देखो एक चीज़ याद रख लेना, कोबाल्ट +3 वाटर के साथ विथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। वाटर और अमोनिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है ना। जहाँ पे एक्सेप्शन वाली चीज़ें आ जाती है, यहाँ पे नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो X, और ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 वाटर और टोटल 3, जैसे नॉर्मल रेडॉक्स में निकालते हो
तो ये +3 आ जाएगा, मतलब क्रोमियम कितने में, +3 में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 4s1 होता है, ठीक है, क्रोमियम का। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3D एक और ये 3D 5 दो यहाँ से निकल जाएगा, एक बाहर से निकल जाएगा, है ना। 3 पॉजिटिव है तो ये बचेगा। अब D3 को हम निकालेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये D3 आप बना लो। तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, है ना। और वीक फील्ड लिगेंड H2O है तो पेयरिंग नहीं होगा। H2O क्या होगा, यहाँ Cr3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये 2 खाली हैं और बाहर के S खाली होंगे और ये P भी खाली होंगे। तो हाँ, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो D2 यूज ये अंदर वाले हो जाएंगे और sp3 D2sp3 हो जाएगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 3 ही है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो है वो R हो जाएगा। तो फर्स्ट का R कहीं पे दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो कट्टम कुट्टम करो पहले, ये कट्टम फर्स्ट का R और ये कट्टम। चलो सेकेंड वाले केस में भी निकालना पड़ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। CO और साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है भाई, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे कोबाल्ट कितने में, ऑक्सीडेशन X -1, मतलब 4 है तो -4 -2 और X बराबर +2 आ जाएगा। तो कोबाल्ट कितने में, +2 में। और फेको 3D7 +2 तो बाहर निकल गया, 3D7 4s2 होता है, +2 है तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो कैसे होगा देखना। 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन पहले भर लो। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हो जाएगा पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये वाला उठ के इधर चला आएगा पेयरिंग के बाद, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग करा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, और ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक D खाली हो गया, बाहर S खाली हो रहेगा और P भी खाली रहेगा, 3 P खाली रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो एक D खाली है, ये यूज होगा, ये D है, DsP2। तो DsP2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 है। तो मतलब DsP2 कहीं दिख रहा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, हाँ। तो P हो जाएगा भाई, सेकेंड का P। तो देख लो सेकेंड का P कहाँ गिवन है, P ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बाकी एलिमिनेट कर दो, चेक ही नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। इसमें बोला था कि सेलुलोज में कौन सा लिंकेज होता है। बाकी तो एक चीज़ याद रख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज होता है ना, यह एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ना, जो कंपोज किया होता है लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज होता है ना। और जो इसमें क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है। और ये लिंकेज जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट होता है 1,4, अच्छा 1,4, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बीटा ये याद ही करना है, बायोग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और बायोमोलिक्यूल का भी वन शॉट हमने करा दिया, वो भी देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट का अपने पास S हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट का S हो गया, यही तो है बीटा। और अमाइलोज क्या होता है, तो देखो अमाइलोज जो होता है उसके बारे में, अमाइलोज है ना, ये क्या होता है, लीनियर होता है और इसमें अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा लिंकेज होता है। और लेकिन अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। अमाइलोज क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 से 4 होता है अल्फ़ा लिंकेज,
लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इसमें तो याद ही करना है, एनसीईआरटी में जो गिवन वही लिख देता हूँ, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है, ब्रांच होता है। और इसमें याद रख लेना 1,4 और 1,6 अल्फ़ा लिंकेज दोनों होता है, 1,4 और 1,6 अल्फ़ा लिंकेज होता है, ठीक है। तो अमाइलोज को अगर हम देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, 1,4 अल्फ़ा लिंकेज होता है। अमीलोपेक्टिन में दोनों हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यू, और एक बच गया तो इसको इधर लगाने का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग भी होता है, ये भी याद रख लो, सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन याद रख लेना भाई, बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट है कंपाउंड ऑन रेडियो एक्टिव ओजोनोलिसिस गिव एसीटोन ओनली, द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्या देता है, ये बोल रहा है कि ओजोनोलिसिस करा दो, पहले समझो ओजोनोलिसिस क्या होता है। देखो ओजोनोलिसिस सिंपल सी बात है, कभी अगर एल्कीन गिवन हो, मान लो एल्कीन गिवन है, दो तरीके के ओजोनोलिसिस हैं। अगर मान लो O3 के साथ जिंक और वाटर दिख जाए तो वो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वहाँ पे आप इसको ब्रेक करते हो, ऑक्सीजन जोड़ देते हो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, ये हाइड्रोजन और इधर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मान लो जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देना। अगर जिंक नहीं है नॉट गिवन, या कभी कभी ये लिखा होगा KMnO4 या H2O2, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। फ़र्क क्या होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, अगर एल्डिहाइड बनता है तो उसको फर्दर उतने ही कार्बन का एसिड बना देना, बात खत्म, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया। आपको ओजोनोलिसिस कराओ और जिंक है और बोला है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो आपके पास एसीटोन मिलना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 2,3 डाई मिथाइल, अभी दिखा देते हैं कैसे, डाई मिथाइल ब्यूटूइन। आपको एग्ज़ाम में चेक करना पड़ेगा, हमने प्रैक्टिस किया था इसलिए हमें समझ आ रहा है कि यही होगा, पर गलत भी हो सकते हैं। यही है देखो, और इसका हमने ओजोनोलिसिस करा दिया रिडक्टिव, मतलब जिंक गिवन होगा। तो इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन दोनों साइड लगा दो। ये मिथाइल हाइड्रोजन नहीं है तो एसीटोन ही तो मिल रहा है, देखो और कुछ मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल एसीटोन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये वाला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन और रीजन गिवन है, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन गिवन है। चलो मतलब प्रोप बोल दिया तो 3 कार्बन है, और इनाइल बोल दिया तो कैटायन है, यही है, ठीक है। बोला है कि ये एंटी एरोमेटिक है। भाई एरोमेटिसिटी का ट्रिक होता है, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड कर दो 4 से। मैंने क्या बोला, पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक। ये ट्रिक है, जे एडवांस तक का क्वेश्चन 4 सेकंड में सॉल्व करोगे। डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक, बात खत्म। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में जाए। तो एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डिवाइड बाई 4 कर दो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ये एरोमेटिक होगा। तो इसमें क्या बोला, एंटी एरोमेटिक, मतलब फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है भाई, तो ए तो फॉल्स हो गया। सेकेंड बोला है साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन लाइट दैव, तो भाई यहाँ सेकेंड ट्रू है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो गया। 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें, है ना भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। और एक हमारा कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज है, मतलब ये लास्ट टाइम में चलाए हैं। अभी मत सोच लेना कि इसमें कुछ जादू होगा, हाँ जो पढ़े हैं उन्हीं का फ़ायदा होगा। इसमें हम ट्रिक बताते हैं 4 सेकंड 2 सेकंड, और ये ट्रिक ऐसा होता है कहीं फेल नहीं होता। आपने अभी तक ट्रिक पढ़ा होगा, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। मेरी कोशिश होती है मैं वो ट्रिक बताऊं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। और एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आप जे एडवांस तक का 4 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो ये बस ऐसे है क्वेश्चन जो मोस्ट आने ही आने हैं,
है ना। मतलब मोस्ट किसी भी चैप्टर का कोर पॉइंट जो होता है ना कि नहीं हर साल पूछे जाते हैं, वही हम बताएंगे। तो ये साइड में हर संडे आता रहेगा, ठीक है। 30 नेम इम्पोर्टेंट रिएक्शन करा दिया है मैंने, सारे जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है फटाफट आप ये भी है जाके आप चेक कर लो, देख लो। नेक्स्ट सवाल है ये, विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम ओवरलैप विथ द पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप 2 फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पहले बना लो, क्या बोला है, कार्बोनिल मतलब अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। अब ये बोला है विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम ओवरलैप विथ द पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है इन कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म अ पाई। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन और कार्बन के कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, इन दोनों का सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं, है ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है पता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं। इसमें जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ अनहाइब्रिडाइज्ड विथ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो पी ऑर्बिटल होता है भाई, बात यही बताना था, ठीक है। तो एक्सियल आपको पता है, एक्सियल और लेटरल थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लो ये पी लिया तो ये एक्सियल ही ओवरलैप कर रहे हैं, वन लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 लोब इंटरेक्ट करते हैं, देखो ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग 234 पेज का PDF है, पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ें बताइए देख लो। और अगर शॉर्ट में देखना तो 1 घंटे का वीडियो है, पूरा क्वेश्चन वहीं से आएगा, वो देख लो जाके। नेक्स्ट है मिथाइल साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ फिनाइल मैग्नीशियम, ओके लेट मी राइट मिथाइल साइनाइड CH3CN, ओके। क्या बोला है, विथ फिनाइल मैग्नीशियम मतलब PH Mg और क्लोराइड भी फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H3O प्लस भी गिवन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे जब भी आपको गिवन तो इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखो तो आपको समझ आएगा CCN होता है, और ये वाला नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C और ये अपने पास N पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आ गया PH आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई सब। अब यहाँ पे साइड वाइज चाहे तो आप वो लगाते हो, है ना, कभी कभी आपको इसी को ऐसे लिख सकते हो। सी मैं शॉर्टकट लेने वाला था, बता देता हूँ, मैकेनिज़्म तो पढ़ाते हैं तो ही बताते हैं। तो N और जो वहाँ पे मैग्नीशियम था वो यहाँ के जुड़ जाएगा, Cl यहाँ के, लेकिन यहीं पे हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस ले लोगे और H3O प्लस इसको तोड़ के हाइड्रोलिसिस करके इधर H2 जोड़ देता है, मतलब H2O, और इधर ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा C≡COPH, हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो, अब यहीं पे बता देता हूँ कि अगर कभी CH3CN है और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता है, H3O प्लस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलता है, तो इसको एसिड में बना देना। कभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो इसको अमाइड बना देना, ठीक है। तो ये भी याद रख लो, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो आगे देखते, तो क्या बन गया, हाँ, तो ये एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन, IUPAC भी आना चाहिए। प्रोडक्ट बन गया, पता लगा, नाम ही नहीं पता, तो एसिटोफिनोन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर 3 बेंजीन रिंग होता है, बना लो ये, और रेजोनेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ठीक है आप बना लो ऐसे, रेजोनेंस हो रहा है।
तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 3 2 5 2 7, 7 पाई बॉन्ड है। 7 पाई बॉन्ड मतलब कितने होते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। बात खत्म, हलवा सवाल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, तो इसमें बोला था कि मोलैलिटी निकालना था। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अपन को क्या पता है ये देख, तो देखो हमें पता है सॉल्वेंट का मास नहीं पता, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी है 1.212 और मास हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लिए निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 500 दे रखा है ml, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 606 ग्राम आ गया। अब आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिल के बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के बनता है सॉल्यूशन। और आपके पास सॉल्यूशन आ गया 606 और सॉल्यूट आपको गिवन है क्या, हाँ 6 ग्राम गिवन है सॉल्यूट। और यहाँ पे सॉल्वेंट आपको, सॉल्वेंट का मास नहीं पता था तो माइनस कर लो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा कितना हो जाएगा, 606 माइनस 6, ये आ जाएगा 600 ग्राम आ गया। ठीक है, हो गया मास। अब यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट यूरिया जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट यूरिया का 60, मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम, लेकिन केजी में चेंज करना है, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। बस आ गया मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आ जाएगा 0.16 मोलल बोलेंगे या स्मॉल m लिख दो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, ये वाला देख लेते हैं, बड़ा ही फेमस सवाल। तो देखो जब भी आपको रिएक्टेंट जो भी हैं उनके दोनों के बारे में, मोल के बारे में पता हो, तो गिवन मोल कितना है 0.5 0.2, तो गो विद द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये पहले गिवन मोल लिख लो यानी इनिशियल, उसके बाद एन स्टार कैसे लिखते हैं 0.5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री जो होती है 0.2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री जो है ना, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ गया। इसमें जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इससे हमें पता चला ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होता है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ फाइनल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जो भी आपको ये आया है 0.16 माइनस लिमिटिंग को माइनस कर लो 0.10। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोइकियोमेट्री जो है उसको लिख लो, फाइनल मोल लिख रहे हैं, और लिमिटिंग तो पूरा ख़त्म हो जाता है। ये बनेगा कितना, जो भी लिमिटिंग था वही कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, यही तो पूछा था कितने मोल फॉर्म होंगे फाइनल, तो ये हो गया। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जब भी दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो गो विद द लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमेशा फिक्स प्रोसीजर। चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला है क्या बोला है, किस तरीके की रिएक्शन, ClO3 माइनस है और गिवन है Cl नेगेटिव और यहाँ पे ClO4 नेगेटिव। तो देखो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये आएगा +5 और +5 से किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और ये +5 से किस में जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है +7, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो, जैसे क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है इन बैलेंसिंग द हाफ रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड। तो चलो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं पहले। तो गिवन H2O3 2 माइनस गिवन है और यहाँ पे क्या है ES है। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं इसको। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितने हैं 3 ऑक्सीजन, तो जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर ऐड कर लो, कर लिया ऐड। अब जितने हाइड्रोजन है उतने H+ ऐड कर लो, तो कितने इधर राइट साइड 3 2 या 6 हाइड्रोजन,
तो इधर 6H+ ऐड कर लो। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, एटम सल्फ़र एटम भी बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 सल्फ़र है, यहाँ पे 2। अब हम देखते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव 2 टोटल 4 हैं। तो एक काम कर लेते हैं, 4 पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। 4 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव ऐड कर दो न्यूट्रल, तो बस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा लेफ़्ट साइड, है ना। मतलब देखो 6 पॉजिटिव था 2 नेगेटिव था, टोटल 4 आ रहा था पॉजिटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 नेगेटिव ऐड करके इसको न्यूट्रल कर दिया, तो ख़त्म कहानी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C3, चलो निकालो। देखो ये NCERT में गिवन है C3 स्ट्रक्चर भाई लीनियर होता है, याद रखो, है ना। NCERT में ये बड़ा फेमस होता है, रेडॉक्स है, आप पढ़ते हो तो देखो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड है तो -2 +2 हो जाएगा, इस पर तो 0 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा +2 और ये -2। तो क्या बोला, तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और 0 आ रहा है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का ये हो गया। और देख लेते हैं S4O6 2-, तो ये भी डेंजर स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे बनाएंगे। और S4 है ना, तो ये ऐसे होगा, S4 है S तो O और यहाँ पे O ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो इन सब तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पे -2 ये +2 -2 +2, ठीक है। और ठीक है, और इधर भी हमारे पास है ऑक्सीजन पे -1 और इसके कारण +1, तो इस सल्फर पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देख। और ये हम 4 क्यों लिख रहे हैं, +2 हो जाएगा ना, इधर भी -2 +2 टोटल आ गया +5, यहाँ भी आ जाएगा +5, तो 5 और 0 आ जाएगा सल्फर पे, 5 0 आ गया। और अगर कोई भी चीज़ एलिमेंटल स्टेट में अपने नेचुरल स्टेट में, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। और MnO2 में निकाल लो तो ये x -4 बराबर x बराबर +4 आ जाएगा, है ना। तो ये अपने पास ये हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अपने नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर लिया जाता है ना, तो तीनों पोजीशन पे आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना लोगे, NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, ठीक है। टॉलिन बना लो पहले, टॉलिन का स्ट्रक्चर, ये कुछ बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, ये टॉलिन है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट, ठीक है। तो लाइट और Cl2H2 मतलब अलाइल पोजीशन जो है ये वाला, वहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। यही होता है लाइट की प्रेजेंस में, अलाइलिक क्लोरीनेशन या ब्रोमीन को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जुड़ गया, C था और यहाँ पे जुड़ेगा ना Cl। और फिर बोला था फॉलोड बाई एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH सीधे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, Cl को हटाएगा और OH जाके जुड़ जाएगा, तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये सिंपल, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। नेम द रिएक्शन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, रीमर टीमैन रिएक्शन, मतलब ये तो सबसे फेमस रिएक्शन है, रीमर टीमैन। जब क्लोरोफॉर्म लिया जाता है CHCl3 और एक्वस NaOH, है ना, और इसमें डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे सैलिसिलर डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा, OH और ये बन जाता है, इसको सैलिसिलर डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिलर डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल CCl2 बोलता है, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं DCC, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। और फिनॉक्साइड आयन भी बनता है इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ HCl, तो सबको पहले बना लें।
सी और ये गिवन है सी और सी डबल बॉन्ड ओ सी और सी डबल बॉन्ड ओ ए सी। अच्छा एल्डिहाइड है, ठीक है, ये गिवन है, सही है। तो ये अपने पास कीटोन है, क्या है, कीटोन है, और ये भी अपने पास कीटोन है, लेकिन ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो जब HCN की रिएक्शन कराओगे तो भाई एक चीज़ याद रख लो, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इन सभी के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा, सबसे ज़्यादा अटैक करेगा यहाँ पे फास्ट अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है। बिकॉज ये हाइड्रोजन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है, ये भी दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई ग्रुप, और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव कम होगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, पॉजिटिव को कम करेगा, तो यहाँ पे सबसे तो कीटोन आर क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्डिहाइड वाला सबसे पहले में ये गिवन है, ये ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का। तो देखो फ्लोरीन का F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2, ये तो याद होना चाहिए आपको, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2p2, और आगे हम लिखते हैं एनर्जी इक्वल होता है पाई 2px2 पाई 2py2। फिर आगे ही जा रहे हैं हम, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई 2p2 और पाई स्टार 2p2y, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो लास्ट वाला जो होता है ये यही होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑर्डर बता देता हूँ कैसे है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में बताया है, ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन या इक्वल टू 14 है तो ये सीक्वेंस फॉलो करना भरने में, है ना। और इसमें होमो कौन सा है, जो ऊपर गया है सिग्मा 2p, अच्छा ये यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं ना, ये गया है, उसको नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक गए हैं, यहाँ तक, तो ये सिग्मा 2pz है। और ल्यूमो क्या होता है, देखो ल्यूमो भी यहीं पे लिखा हूँगा मैं, जैसे देखो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है 14 से तो ये सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना। हाँ देखो ल्यूमो क्या है, सिग्मा 2p, जो ये जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसके जस्ट ऊपर, जैसे इसमें ल्यूमो देखते, इसके जस्ट ऊपर ये वाला ल्यूमो, तो यहाँ पे होमो क्या होगा, ये वाले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ये सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिख भी दिया, आपके रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 21, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज़ प्रेजेंट। तो देखो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो ऐसे केसेस में, और हाइब्रिडाइजेशन का आई सजेस्ट मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी 15 मिनट ट्रिक एंड टिप्स के नाम से प्लेलिस्ट है, हाइब्रिडाइजेशन का पहला वीडियो है, देख लो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फिर भी स्टेरिक नंबर निकालते हैं, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, शायद ये सवाल यूज हो चुका, अगर ऐड कर लेना कोई भी आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, सब्ट्रैक्ट कर लेना जितने पॉजिटिव चार्ज हो, और हाइड्रोजन और हेलोजन अगर हो तो ऐड कर लेना मोनोवैलेंट एटम। 2 आता है तो sp लीनियर ज्योमेट्री है ना, और 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, और सबका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, इसका लीनियर होता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है ज्योमेट्री, इसका टेट्राहेड्रल होता है, इसका सीसॉ होता है, ऐसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, और ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। एक मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो चलो पहले केस में निकालते हैं। पहला केस क्या है, XeF4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन 1 का निकाल के बता देते हैं। स्टेरिक नंबर क्या है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, याद रख लो, हाइड्रोजन का 7, नाइट्रोजन की फैमिली का 5, ऑक्सीजन का 6, तो ये जेनान का 8, जो कम होता है वही सेंट्रल एटम, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 4 है, तो आ जाएगा 6। और लोन पेयर का भी ट्रिक याद रख लो,
जो भी स्टेरिक नंबर आता है उसमें साइड एटम को माइनस कर लो, 2 लोन पेयर। तो XgF4 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 लोन पेयर भी है, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा स्ट्रक्चर। अच्छा, जब शेप बताते हैं तो उसमें लोन पेयर काउंट नहीं करते, हाइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें कितने आ गए, 2 लोन पेयर। चलो दूसरा बनाते हैं। दूसरा अब मैं आपको SF4 का आप निकाल के बताओ। इसका आ जाएगा sp3d और इसमें 1 लोन पेयर आएगा। तो लोन पेयर आता है तो पहले 1 लोन पेयर है तो ये यहीं आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा एक्सियल पे आता है, ये एक्सियल होता है, ये इक्विटोरियल, और एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्विटोरियल से भी, याद रख लो। तो 1 लोन पेयर आ गया। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला I3 माइनस IIT एडवांस पूछा था, इसको ऐसे लिख लो, I2 माइनस, अब स्टेरिक नंबर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा sp3d, और लोन पेयर है निकालोगे क्योंकि 5 आ गया, स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम, 3 लोन पेयर आ जाएगा। और लीनियर इसका शेप आ जाएगा, ऐसा दिखता है, I और यहाँ पे I, और ये हो जाएगा लोन पेयर, ये हो जाएगा यूँ, ये हो जाएगा यूँ, और ये इसको अब नेगेटिव था तो उसको ऐसे भी बना लेते हैं। ठीक है, और ClO3 माइनस, ये बेचारा अकेला क्यों रह जाए, इसको भी मैं बना ही देता हूँ, ClO3 माइनस, OA माइनस, और यहाँ पे 1 लोन पेयर लगाने का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, I3 माइनस में लोन पेयर। ठीक है, कभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तो 2 2 3 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला था हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी अमंग द, देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है अगर ग्रुप के एलिमेंट है, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट हो, और अगर दोनों हैं तो चार्ज डोमिनेट करता है साइज पे, चार्ज डोमिनेट करता है साइज पे, सीधी बात है। इसी 3 से सारे सवाल का जवाब आपका मिल जाएगा। तो देखो यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, Al पे कितना चार्ज है 3+, ऑक्सीजन को छोड़ो, और कैल्शियम पे कितना चार्ज है 2+, Mg पे कितना 2+, और इस पर कितना चार्ज है प्लस। तो चार्ज डोमिनेट होता है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे चार्ज डोमिनेट है, तो L3+ पे ये मैक्सिमम इसका लैटिस एनर्जी हो जाएगा। बात ख़त्म, कुछ सोचने नहीं था, चार्ज देख लो, बात ख़त्म हो गया है ना। पीरियड के एलिमेंट हैं वैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और उसका तो हटा ही दो, चार्ज डोमिनेट होता है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो डाइपोल का ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूँ। डाइपोल के कुछ ट्रिक है डाइपोल निकालने के, याद रखो। ट्रिक नंबर 1 ये कहता है, पहला ट्रिक, कि अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल हो गया साइड एटम के और नंबर ऑफ बॉन्ड, तो वहाँ पे जो डाइपोल आएगा, मतलब डाइपोल मतलब म्यू आएगा, वो क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा, सीधी बात है। और दूसरा सिमेट्री अगर दिख गई कहीं पे सिमेट्रिकल, तो वो भी अपने पास क्या हो जाता है म्यू 0 हो जाता है। तो एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, फिर से सजेस्ट करूँगा, 10-15 मिनट का वीडियो है, सारे ट्रिक से क्वेश्चन डाइपोल के सॉल्व हो जाएंगे। तो ईच ऑफ जिसमें बोला है परमानेंट डाइपोल, क्या बोला है पॉजेस, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देख लो, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया, किसी में म्यू 0 दिख रहा है, पहले में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या गलत है, यहाँ पे PF2 हमें अगर जो दिख रहा है ये सिमेट्रिकल सा दिख रहा है, आप देखो सिमेट्री दिख रहा है भाई, और सिमेट्री दिख रहा है तो म्यू 0 हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। हमको कौन सा वाला चेक करना है, जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा देखते हैं BeCl2, ये पहले ऑप्शन में गलत हो गया, इसकी वजह से गलत। आपको सारे नहीं चेक करने, बस ये पूछा था ना, एक भी दिख गया 0 वाला तो उसे हटाओ। BeCl2 देखो, बेरिलियम का वैलेंस BeCl2 में बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, साइड एटम 2 हो गया, तो म्यू क्या हो गया 0, ये भी खत्म। और CO2 भी देख लो, CO2 में सेंट्रल एटम कितना है, दोनों आ गए, सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4 बॉन्ड बने हैं, तो ये भी बस समझाने के लिए था, ये भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 थी, ये भी नहीं हो सकता। C वाले में चेक करते हैं, C वाला भाई SO2 है, सल्फ़र
का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और साइड एटम है 2, नॉट इक्वल, बॉन्ड भी इक्वल नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और बेंजीन वो तो भाई एकदम सरासर डाइपोल, उसमें 0 हो ही नहीं सकता। ये देख रहे हो, रिजल्टेंट भी निकाल के देखते हैं डाइपोल, तो यहाँ पे क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है, नेट रिजल्टेंट ऊपर, तो ये भी अपने पास नॉट इक्वल टू 0। अगर रिजल्टेंट भी कैंसिल आउट करते तो वहाँ भी डाइपोल होता है ना, और नहीं डाइपोल नहीं होता। तो ये इसमें भी साफ साफ दिख रहा है भाई, है ना, कोई दूर दूर तक डाइपोल नहीं है। और BrF5 में भी सिमेट्री नहीं देख लेना भाई, BrF5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, वो साइड एटम 5 है, तो ये भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। 4th वाले में देखोगे XgF6 है, BF3 है। BF3 अगर आप बनाओगे तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, साइड एटम 3 में हो गया 0, तो इसलिए नहीं होगा 4th वाला भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिक का वीडियो आई रिकमेंड कि उसे देख लो आप। चलो ये देखते हैं द ऑर्डर ऑफ SN1। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, रेट ऑफ जो SN1 होता है ना, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और SN1 के बारे में कुछ अफवाह नहीं, सही बातें बता दूं, इसमें क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन होता है, मतलब आपके पास इन्वर्जन रिटेंशन दोनों बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मेजर वो होता है रिटेंशन। क्वेश्चन 2024 में आया था JEE नीट में, पूछा था रेसमाइजेशन होता है रिटेंशन होता है, लोग रिटेंशन लगा दिए, गलत हो जाएगा भाई। मेजर की बात करेगा तो रिटेंशन होता क्या है, रेसमाइजेशन, बनते दोनों है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। चलो वैसे SN1 SN2 का तो PhD कराया है मैंने, एक वीडियो केवल SN1 SN2 का दुनिया की जो प्रॉब्लम पॉसिबल है सब कुछ करा दिया, केवल ये 50 मिनट का वीडियो होगा, देख लो भाई, कर लो, ऐसा नहीं थियरी, मज़े आ जाएंगे आपको। तो है, ये भी है, जाके देख लो ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है। सारा वैरायटी प्रॉब्लम कवर कर दिया है SN1 SN2 का। तो आपको स्टेबिलिटी देखना है, चलो बनाते हैं। तो यहाँ से निकाल के जो भी हैलोजन होता है उसको कार्बोकैटायन बनाओ, निकाल के कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। अब आप चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो सब ज़्यादा स्टेबल, और ये वाला हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये वाला sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक हो गया, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। कम से कम इसमें अल्फ़ा H तो है, स्टेबिलिटी तो बढ़ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो साफ साफ अगर देखो यहाँ फर्स्ट वाला सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक नेचर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस है, आप नॉन एरोमेटिक की बात छोड़ो, वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है एक तरफ, है ना, इधर, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है इधर से, अल्फ़ा H भी है, ठीक है। तो इसलिए 3rd वाला हो जाएगा। जब सारे एरोमेटिक वाले रिंग वाले हों वैसे टाइप के ना, ऐसे जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पूरे रिंग में ही एरोमेटिसिटी दिख रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो साफ रेजोनेंस दिख रहा है हाई, और वो दिख रहा है ना, तो स्टेबल होगा कहीं ना कहीं, तो 3rd हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद 4th वाला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये सेकेंड वाला भाई, ये लीस्ट स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब वाइटामिन से रिलेटेड सवाल आ गया। तो देखो जो वाइटामिन ए होता है वो ये ज़ेरोथैल्मिया होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी होता है विटामिन ए से, और ये NCERT में गिवन है, तो आप इसको याद रखो। और ज़ेरोथैल्मिया जो होता है वो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B2 से क्या हो जाता है, चेलोसिस, देख लो भाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता। और विटामिन अगर वी गिवन है ना, विटामिन अब हम लोग कभी कभी विटामिन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, विटामिन कोई बोलता है ना, तो ये सब चीज़ें कॉलेज में जाके सीखने को मिला, ठीक है। पर मेन कंक्लूजन ये निकला कि आपको बात समझ में आनी चाहिए हमारी। हम विटामिन बोलते हैं, अब कोई वेलकम बोल देगा, कोई वेलकम बोल देगा, तो उसमें कुछ नहीं हो जाता, है ना। अगर वो बात अपनी सीधे सरल ढंग से बता पा रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, है ना, ठीक। और विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, बोन में
थोड़ा बहुत कुछ भी डिफॉर्मेटीज़ हो जाता है और एक ही ऑप्शन रह जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, B6 से। तो याद रख लेना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ए का हो जाएगा S, ए का S कहीं दिख रहा है, हाँ, और बी का हो जाएगा R, ए का S, बी का R, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ये वाला। चलो आगे देख लेते हैं। द पिरिमिडीन बेसिस प्रेजेंट इन DNA। तो भाई एडेनिन जो होता है, एडेनिन इज़ प्यूरिन बेस होता है जो कि DNA में होता है ना। कहाँ पे होता है? DNA में होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी याद रख, बना दूँ? चलो बना देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एक अलग दुनिया होती है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की। जब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आता है जिसमें हेट्रो एटम आता है, ऐसे बीच बीच में आ नहीं आते बेंजीन पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इसको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। तो ये होता है, इनका नेमिंग अलग होता है। ये मत सोचो कि इनका नेमिंग 2 बार में हो जाता है, अलग ही लेवल का नेमिंग होता है। और मैंने पहले जब IUPAC पेज में पढ़ाता था ना, टैब में नहीं, तो पढ़ाया इसका IUPAC बेसिक ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक 0 से। अब तो नया प्ले लिस्ट आ गया पहले। तो ये होता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला ही ना, सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 1 आवर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आप एक चीज़ कर लिया करो और सबका आपको चेक रेट कांस्टेंट निकाल लो। चलो हम 0 ऑर्डर से एज्यूम किया, 0 ऑर्डर ये एज्यूम किया है लेट, तो रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो रेट कांस्टेंट होता है EX/T 0 ऑर्डर के लिए, है ना। तो ये निकाल लो। कोई भी चीज़ कितना इन अ सर्टेन रिएक्शन बोला है 10% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 1 आवर। ठीक है, तो 10% गिवन है इन 1 आवर, तो ये 10 आ गया। ठीक है, और सेकेंड केस में निकालो, केस नंबर फर्स्ट है। सेकेंड केस में है कि 20% इन 1 आवर, 20% इन 2 आवर। 20% कंप्लीट हो रहा है इन 2 आवर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है। और 30% भी बोला है, थर्ड केस में भी निकालो, 30% इन 3 आवर में कंप्लीट हो रहा है, 10 आ जा रहा है। तो आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो जो रेट कांस्टेंट है, के की वैल्यू सेम आ रही है ना, सेम आ रही है इन ऑल केस। तो इसलिए 0 ऑर्डर है। अगर नहीं आता सेम तो फर्स्ट ऑर्डर लगा के चेक करते, है ना, ऐसे करते। दूसरा मेथड भी हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि AT क्या होता है, सेकेंड मेथड, AT A0 - KT 0 ऑर्डर के लिए। और क्या बोला, इन सर्टेन रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 मान लेते, और जब 10% कंप्लीट हो जाता है तो AT कितना हो जाता, 90 हो जाता। ऐसे करके आप निकालते, है ना, और टाइम दे रखा था। तो एक तरीका ये था, यहाँ पे AT क्या हो जाता 90 और A0 कितना इनिशियल 100, कोई भी चीज़ के नहीं पता था। पहले केस में टाइम कितना था 1 आवर, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितना आ जाता 10 आ जाता। सेकेंड मेथड समझना, है ना। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको बता दिया। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो केस नंबर 2 में कितना, ये 10% निकालिए। अब 20% का अगर निकालते तो कितना बचता, फिर से निकालते 80, 20% मतलब 80 बचता। तो यहाँ पे हो जाता 80, है ना, बचता कितना, 20% ख़त्म हो गया, तो ये हो जाता 80, 100 - K × 2, तो ये भी अपने पास आ जाता K = 10। और 30% में कितना बचता, 30% में आपके पास हो जाता 70, है ना, और ये 100 - K × 3, तो भी K 10 आ जाता। तो इसलिए ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो दो मेथड डिस्कस कर लिया हमने। चलो ये वाला देखते हैं। देखो, तो एक इस पे डिपेंड करता है, ये मतलब आयंस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का आयंस है। तो आयंस अगर नंबर ऑफ आयंस आपको देखने किस में सेम है, तो देखो अगर आप NaCl देखोगे तो इसे ब्रेक करोगे तो कितने आयंस मिलेंगे, Na + Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आयन है, देखो 1 ये 1 टाइप है। और अगर आपके पास इसी के साथ देख लो CaCl2 दे गिवन है, तो ये Ca2+ है और यहाँ पे 2Cl-, एक ये कैसा है 1 2 टाइप। तो यहाँ पे ए की वैल्यू सेम नहीं होगी, ये ए की वैल्यू सेम नहीं होगी।
दूसरे में चेक करते हैं CaCl2 है, ये तो अभी निकाल लिया हमने, 1,2 टाइप का है। MgSO4 चेक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg2+ और SO4 2-, ये भी 1,1 टाइप है, ये भी नहीं होगा भाई। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो। तो आयन नंबर ऑफ आयन्स जो होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन वो सेम आने चाहिए। Na+Cl- ये क्या है, 1,1 टाइप है, और KCl है, ये K+Cl- ये भी 1,1 टाइप है, 1,1 आयन मिले तो यस, ये वैल्यू, ये की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इतना, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो इजी सवाल है, कंडक्टिविटी दे रखा है ठीक है, और द कंडक्टिविटी ऑफ 0. इतना, ठीक है, मतलब मोलैरिटी 0.02 इतना दे रखा है, और K भी दे रखा है, कंडक्टिविटी मतलब 0.248, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये K/1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, सिंपल। तो 0.248 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 0.5। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो सिंपल था ये, 124 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। और देखो एक फार्मूला और डिराइव कर देते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर, देखो हमें पता है कि K/1000 क्या होता है, अब मोलैरिटी मतलब हमने नॉर्मलिटी बराबर लिख लिया मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो यहाँ पे हमने जो अपने पास मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को हमने रिप्लेस कर लिया मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गया मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ये रिलेशन भी आता है, याद रख लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट कभी कभी यूज हो जाता है, तो ये इंटू n फैक्टर, ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल रहा। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए स्ट्रक्चर आना K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये CrO और यहाँ पे O- और ये O, और यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है Cr और O और यहाँ पे O- है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर इतना, तो करेक्ट आपसे पूछा था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, लगभग यहाँ पे जो होता है ये 160 पिकोमीटर का होता है, ये अपन को पता होता है, NCERT में गिवन है, और ये 190 पिकोमीटर होता है। तो ऑल बॉन्ड तो अपने पास सेम तो नहीं हुए भाई, ठीक है। तो 6 CrO जो बॉन्ड है, मतलब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये पार्शियल आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 CrO बॉन्ड जो है वो सेम होते हैं, नॉट ऑल होते हैं, ठीक है, रेजोनेंस जब बनाएंगे तो। और ये बोला पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला है ब्रिज CrO बॉन्ड हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, नहीं भाई। देखो CrO बॉन्ड हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देखो ब्रिजिंग ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो है ना, विथ ईच क्रोमियम एटम। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन भाई, ये sp3 टेट्राहेड, ये तो गलत है, sp3 2 टेट्राहेड्रल यूनिट, हाँ ये टेट्राहेड्रल है, और ये भी टेट्राहेड्रल है, ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं। तो ये क्या बोला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर रेट पूछता है तो जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो रेट जब भी पूछे तो नाइट्रोबेंजीन है, बना लेते हैं नाइट्रोबेंजीन NO2, और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ये हो गया Cl, और टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन है, टर्ट ब्यूटाइल मतलब यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, बेंजीन है।
और एक है बेंजीन है। तो जितना ज़्यादा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना रेट होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, ये तो भाई -I और -M सबसे रेट कम, लीस्ट रेट हो जाएगा, लीस्ट रेट हो जाएगा क्योंकि सबसे हो जाएगा कम, क्या ज़्यादा लगा रहा है -I -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई ये सब, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन पी का तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। देखो कहाँ पे लास्ट में, 2 ऑप्शन तो हटा दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, पी का लास्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे कौन सा है, क्लोरोबेंजीन, ये भी भाई -I लगा रहा है, कौन कहे, और -I और नो डाउट लोन पेयर है, +M भी लगा रहा है, लेकिन हैलोजन केस में -I डोमिनेट करता है, तो ये हो जाएगा। तो बस P और Q सबसे लास्ट में कर दो। तो कहीं पे दिख रहे हैं, हाँ ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ख़त्म, कहानी हो गया यहीं पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जब निकालते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग निकालते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मॉलिक्यूलर वेट भी देखते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट का पहला आप देख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है ना, सिंपल। तो पहले में n हेप्टेन है, पहला ऑप्शन बनाते हैं n हेप्टेन, n लगा है मतलब लीनियर ही बना दो, ये 3 और 3 एक 7। दूसरा है n हेक्सेन, तो क्या बोला था, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, n हेक्सेन बना दो, कहीं ना कहीं इसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो ये भाई तो ज़्यादा होगा। 2 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 और 2 पे मिथाइल है, और चौथा पे 2 ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4 और 2, 2 पे तो डाई मिथाइल। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग बढ़ रहा है, और ब्रांचिंग बढ़ रहा है भाई, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम, लीस्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 4th करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पे डेल्टा G नेगेटिव होता है और डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होता है। और हमेशा याद रख लेना, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे डेल्टा T, डेल्टा U, डेल्टा V, है ना, और डेल्टा H, वो 0 हो जाते हैं, सब क्या हो जाएंगे 0, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं। और इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अपने पास डेल्टा G भी 0 हो जाता है, डेल्टा G 0। तो ऑप्शन नंबर मैच कर लो, 4th मैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि A का हो जाएगा R हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा, बस बाकी तो मैच ही कराने की ज़रूरत ही नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। PbCl2 कैलकुलेट द मास ऑफ PbCl2 दैट विल डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, देख लेते हैं, सरल ही है ये भी। PbCl2 KSP आपको दिया है PbCl2 का, तो ये अपने पास हो जाएगा Pb2+ और ये हो जाएगा 2Cl-, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी यस है, सिंपल सी बात है, तो KSP यहाँ पे लिखोगे कैसे हो जाएगा, इसका Pb का S मान लो और स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2S², सिंपल सी बात है, और KSP = क्या हो जाएगा 4S³ हो जाएगा, और एक KSP दे रखा था 3.2 × 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा 4S³। तो यहाँ पे S³ आप निकालोगे तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁸ / 4 हो जाएगा, और S हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये किस में आता है, मोल पर लीटर में आता है, मोल पर लीटर। कभी ग्राम पर लीटर में पूछे ना तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, साफ साफ दिख रहा है, 1 लीटर में आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 × 10⁻³ है ना, 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो हमें कितने में निकालना है 200 ml में निकालना है, और 200 ml है, इसको लीटर में लिख लो, 1000 डिवाइड कर लीटर में कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³
इनटू, और ये किस में हो जाएगी, इंटू 0.2, ये कटम कर लो तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और जैसे ही इतना हो गया आपको ग्राम पर लीटर में निकालना है। ये मोल में आ रहा है ना, आपको ग्राम पर लीटर निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने का 0.2, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 278 की दे रखा है 1, तो बस आंसर आ जाएगा 111.24। और ये आपके पास हम ये चलो लिख देते हैं, ग्राम में आएगा। और ग्राम में भी आंसर नहीं पूछा है, देख रहे हो कितना आज मस्त क्वेश्चन था ये ग्राम में आ गया, लेकिन आंसर में आ गया है मिलीग्राम में। फिर से डिवाइड करो 1000 से, तो ये भाई 24 मिलीग्राम आ जाएगा आंसर। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था यूनिट कन्वर्जन का भाई, एक नंबर, मतलब मज़ा आ गया, पूरा दिमाग यूज कर लिया इसने पूरा, है ना। तो ये याद रख लेना, ग्राम पर लीटर में अगर चेंज करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई कर देना, मोल पर लीटर जो भी है उसको लीट कर देना, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आ जाता है, 1 लीटर में कितने ग्राम। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो ये एक चीज़ तो समझ आ रहा है क्वेश्चन से कि एल्डोल हो रहा है, डाइल्यूट बेस है, ये एल्डोल रिएक्शन है ना। एल्डोल कैसे पहचानते हैं, जब कभी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो कार्बोनिल कंपाउंड के पास, अल्फ़ा एच हो और डाइल्यूट बेस गिवन हो हीट के साथ, वहाँ पे एल्डोल होता है। ठीक है, अब एल्डोल होता है तो कैसे होगा, चलो बताते हैं। वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूँ एल्डोल का, चलो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला वाला शॉर्टकट, मान लो ये आपको ये गिवन है ना, यही गिवन है, ऑक्सीजन का मुंह आप बना के लिख दो। यहाँ पे अल्फ़ा एच है, एक बार ऑक्सीजन का मुंह सामने करो और अल्फ़ा एच जो बना है ना, अल्फ़ा एच को आप ऐसे इसके सामने दिखा के लिखो, और ये इधर, और ये ऐसे ऐसे बना दो। ठीक है, पहला वाला, और ये ऑक्सीजन को गैप कर दो, बाकी जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। शॉर्टकट सिखा रहा आपको ऐसे, और यहाँ पे ये और ये ऐसे बन गया। ठीक है, लेकिन ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, पहला वाला नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन चेक किया। सेकेंड ऑप्शन, जो भी गिवन होता है आप ऑक्सीजन का मुंह ऐसे बना के लिख दो, और जो इसी सेम कंपाउंड का अल्फ़ा एच का मुंह इसके साइड कर दो, ऑक्सीजन के साइड, और बाकी जो जैसे था ऐसे बना के लिख दो। ठीक है, वही को हमने लिखा है, क्योंकि मैकेनिज्म से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और ये बन गया ऐसे, और ये बन गया भाई जो चाहते थे। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। तो ये ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है, मैकेनिज्म भी होता है। और एक चीज़, हाँ, और किसी को एल्डोल से पीएचडी करनी है, पीएचडी मतलब एक अलग लेवल पे पढ़ना है, तो 50 मिनट का वीडियो है। आपको लगता है आपको ऑर्गेनिक आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, एल्डोल के सारे हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग लेवल से एकदम बताया है ना। तो ये भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी देखना हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी अगर चेक करना हो, 4 रूल याद रख लेना। फर्स्ट, अनचार्ज स्पीसीज जो होते हैं, अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज से, यही सीक्वेंस फॉलो करना। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी। और लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्टेट वहाँ देख लेना 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। और तीसरा रूल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लाइक करता है नेगेटिव चार्ज। और चौथा रूल ये कहता है सेम चार्ज जो होते हैं वो दूर होने चाहिए, ठीक है। सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज पास होना चाहिए। बाकी कार्बोकेटायन है तो वो सब तो कॉमन है ही, प्लस एम को लाइक करेगा, प्लस आई को लाइक करेगा, प्लस एच को। इसमें भी सबसे पहले एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव देखते हैं, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया, और जीओसी आप जाके देख लो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखो यहाँ कार्बोकेटायन है और यहाँ बगल में ही ये OCH3 लगा है जो कि प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ रेजोनेंस एक ही बार हो रहा है, ये वाला देख पा रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है एक तरीके से, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, पर माइनस आई को तो इग्नोर करो।
और पास में भी है -I, कार्बोकैटायन हेट करेगा ना भाई, पास में नहीं रखना चाहिए। चलो प्लस M तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये -I भी तो लगा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा दूरी पे हो गया, ठीक है। प्लस M तो बढ़ा रहा है, -I कुछ ना कुछ तो घटाएगा। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस हो रहा है और ये तो दूर हो गया एकदम, है ना, एक ही बार। और यहाँ पे पूरा रेजोनेंस भी हो रहा है अच्छे से, आहा, रेजोनेंस भी 2 बार हो रहा है, लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, ऊपर से ये बहुत दूर है, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया हर तरीके से, सिंपल, ठीक है। तो मज़ेदार क्वेश्चन 37 देखते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं वाला क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी निकालना है, ये गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखो, जिंक 2+ से मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ जो गिवन है यहाँ पे, मतलब एक का ऑक्सीडेशन करके लिख लेंगे, एक का रिडक्शन करके लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक से हमने क्या लिख लिया, एक का ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका वो कैथोड होता है, और कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बोला SRP जिसका ज़्यादा उसका वो कैथोड होता है, वो कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। SRP जिसका कम वो एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो यहाँ पे SRP ये क्या था, ये -0.76 था, और ये मैंने उल्टा लिख दिया। SRP जिसका ज़्यादा वो एनोड पे होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैथोड पे होगा, ठीक है। और ये सही ही था, SRP जिसका ज़्यादा वो कैथोड हो जाएगा, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, मतलब इसका क्या कराना है, रिडक्शन, क्योंकि SRP वैल्यू गिवन है, और ये हो जाएगा एनोड, एनोड पे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हमने इसका क्या लिख लिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। वैल्यू गिवन है ना, दोनों SRP गिवन है, देखो 2+ से 0, 3+ से 2+। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे SRP होता है, और SRP जिसका ज़्यादा वो कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन, और ये हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। तो इसलिए हमने ये जो गिवन था हमने इसको पलट के लिख लिया, ऑक्सीडेशन करा दिया भाई, याद रखना, ठीक है। और आयरन का करा दिया रिडक्शन, बैलेंस करके भी लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन, और आयरन का क्या हो जाएगा, Fe2+, और इसको हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, बैलेंस हो गया, ठीक। अब आप E0 भी निकाल लो, EMF, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड तो आप पहचान ही गए, क्या हो 0.77, एनोड क्या हो जाएगा, -0.76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा -1.53 वोल्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ Pn कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2। और यहाँ Pn अगर देखेंगे, और मैं कहूँगा इसके जो स्टोइकियोमेट्री है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्टोइकियोमेट्री जो है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वहाँ पे 1, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ 2, ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो ये डेफिनेटली पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, वही इक्वेशन आ जाएगा, जिंक और वहाँ पे 2Fe3+, पूरा मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट को ऐड कर लो, प्रोडक्ट और 2Fe2+। तो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड। और थर्ड इक्वेशन जो है वो आया है 1 और 2 को सम करके, है ना, सम करके आया है। और यहाँ पर भी अब n बराबर 2 ही हो जाता, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, और यहाँ भी 2 ही हो जाता। तो अब डेल्टा G जो होता है, डेल्टा G3 लिख लो, नॉट 3 = डेल्टा G1 + डेल्टा G2। डेल्टा G जो होता है उसको लिख लेते हैं -NFE0, ठीक है। और F की वैल्यू क्या होती है, 96,500 कूलाम। और E0 आपसे पूछा था, डेल्टा G आपसे पूछा था, E0 आपने ये निकाल लिया है, ये देखो। तो यहाँ पे पूरा आप रख के डेल्टा G = आ जाएगा -2 × 96500, और ये आ जाएगा 1.53। आप पूरा सॉल्व कर लो इसको, और ये आ जाएगा -295.3 किलो जूल पर मोल। आप पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोमीन है, समझना, ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। वो जो रिएक्शन हो रहा है, सोडियम और ड्राई ईथर हो रहा है, ड्राई ईथर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वुड रिएक्शन होगा
तो कैसे होना चाहिए, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, रेडिकल से रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बनना चाहिए। ये तो गलत हो गया। क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था। चलो ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं, फिर और आइडिया लग जाएगा। ये आपके पास CCCCl और यहाँ पे AlCl3 गिवन था, तो इस पे लोन पेयर है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन CCC, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा CC, ये आ गया कार्बोकैटायन, और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे जाके क्यूमीन बना देगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये तो करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोडियम ट्राई ईथर, हाँ भाई, ये टूट के रेडिकल से रेडिकल बन गया, ये भी करेक्ट है। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इससे गायब करेगा, यस लगा देगा, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट था मेरे हिसाब से। ठीक, चलो आगे चेक कर लेते हैं। द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल बॉडीज आर कॉल्ड, तो वो होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू सेपरेट द सब्सटेंस बाय डिस्टिलेशन, तो जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यूज्ड होता है ना सेपरेशन के लिए, वो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, है ना। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है, सिंपल। इन क्यूरियस मेथड हैलोजन आर एस्टिमेटेड, और जो हैलोजन होते हैं वो भाई किस में कन्वर्ट होते हैं, सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूरियस मेथड में। और द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फॉर्मिंग HNO3 एंड AgNO3। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, मैं इसको डिटेल में तो आपको नहीं बता रहा, एक वीडियो निकाल दूंगा इसके, देख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हीट किया जाता है विथ किसके, हीटेड विथ किसके साथ, HNO3 फॉर्मिंग एंड AgNO3। ठीक, और AgX में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाई लसाइन टेस्ट, तो जो लसाइन टेस्ट होता है वो यूज किसके लिए होता है, डिटेक्शन किसके लिए करता है, देखो बता देता हूँ। वो होता है बेसिकली जैसे कि सल्फ़र, नाइट्रोजन, हैलोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जैसे मान लो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक फ्यूज़न बनाते हैं, मतलब सोडियम हीट करते हैं, NaCN बनता है। ठीक है, सोडियम साइनाइड, ये आयनिक प्रोडक्ट होता है। सल्फ़र के लिए क्या होता है, Na+S, और ये क्या होता है, Na2S बनता है। और हैलोजन अगर आप ले लो कोई सा भी, तो Na सबसे पहले यही बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, हम लोगों ने लैब में किया हुआ है, NaX बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। और आगे प्रोसीजर क्या होता है बता देते हैं। जो नाइट्रोजन था उसको हम फेरस सल्फेट से ट्रीट करते हैं, जो ये बना है फेरस सल्फेट से ट्रीट करेंगे, और फेरिक क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास प्रोशियन ब्लू कलर आएगा, जिससे कन्फर्म हो जाएगा नाइट्रोजन। सल्फ़र जो आएगा उसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्रोपरासाइड से, तो हमारे पास वॉयलेट कलर आएगा, तो वो कंफर्म कर देगा। हैलोजन के भी अगर वाइट PPT आता है, देखो हैलोजन को हम ACD5 विथ HNO3 करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे, वाइट कलर आ गया, सॉल्यूबल हो गया NH4OH में, तो क्लोरीन हो गया, और येलो कलर हो गया, स्पेरेंगली सॉल्यूबल हो गया तो ब्रोमीन, येलो PPT आ गया तो आयोडीन। तो ये मैंने बता दिया ओरली, बाकी हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो होता है उसका जो मोस्ट स्टेबल होता है +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हाँ एक चीज़ और है, P ब्लॉक आने वाला है फिलहाल। P ब्लॉक अगर आपका आ गया है तो क्लासिक 1 शॉर्ट के प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लो, और अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, जैसे +3 वाले हैं डिक्रीज़ करेगा, और लोअर वाले इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो ये भी याद रख लेना ना, बाकी ये प्लेलिस्ट में होगा तो देख लो, नहीं तो आ जाएगा जल्दी P ब्लॉक। तो +3 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनर्ट गैस है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, तो ड्यू टू
वीक डिस्पर्जन फोर्स आप मान लो, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, इतना ही। और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मेटलिक बॉन्ड, तो देखो मेटलिक बॉन्ड जो होता है वो मेटलिक बॉन्ड वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, ठीक। तो अब देख, तो बिस्मथ हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना। कुछ इजी, मॉडरेट, मीडियम, वेरी कठिन, सब कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम भी है, लिंक सब कुछ दे दूँगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन ज्वाइन करके रखो, ठीक है। और एक हाँ आपके लिए और था इन्फॉर्मेशन, जो मान लो कुछ बच्चे होंगे, भगवान करे, जो तैयारी कर रहे हैं इसी साल के लिए उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो 11th के होंगे, नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो अभी से ज्वाइन कर लें। और आप मैसेज कर लो 38 39 94, तो आपको मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ अलग से। अगर 50-60 बच्चे हो जाते हैं तो कुछ अमाउंट लेके, है ना, फीस, तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे जाएगी। 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अभी नीट का एग्ज़ाम हो जाए तब। और हाँ, हमारे 1025 बच्चे हो गए, फुल हो गए व्हाट्सअप ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप बनाए, आप उसमें ज्वाइन कर लो, लिंक दे दूँगा व्हाट्सअप का, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो फुल हो गया। मेंटरशिप ग्रुप में 500 लोग हैं, तो वो भी हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, ठीक। टेलीग्राम तो अनलिमिटेड होता है। थैंक यू।